नमस्कार, आज 11 जनवरी की तारीख और दिन बुधवार है। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मैं हूँ मोहम्मद शाहिद और मैं हूँ मानसी दाश। आज के पॉडकास्ट में बात होगी पाकिस्तान की गिरती आर्थिक हैसियत से लेकर बक्सर में हुई हिंसा और गोल्डन ग्लोब में भारतीय फिल्म की धमक की। 8 दिन से मेरे बच्चे भूखे पड़े हैं, मैले से मांग के बच्चों को दे देते हैं, तो बाजार वाला आटा महंगा है, नहीं ले सकते और पैसे भी नहीं है। हर कोई तड़प रहा है, राशन के लिए तड़प रहा है हर कोई। पाकिस्तान में बढ़ते आटे के दाम से लोग बेहाल। वर्ल्ड बैंक ने भी देश की विकास की रफ्तार कम की। पाकिस्तान IMF से मांग रहा मदद, चर्चा करेंगे अगर मदद मिली तो देश संकट से कितना निकल पाएगा। मौजूदा जो मुसीबत है उससे निपटने के लिए IMF पैकेज की आवश्यकता जरूर होगी, मगर पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की मूलभूत ढांचागत परेशानियां हैं। भारत का रुख करेंगे और जानेंगे बक्सर में किसानों का विरोध प्रदर्शन, क्यों हुआ हिंसक, क्या है पूरा मामला। हम आतंकवादी नहीं है, नक्सली नहीं है। अगर मुझे अरेस्ट करना है तो सुबह में आइए ना, अरेस्ट कर लीजिए। धरना पे जा रहे हैं वहीं अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन हमारी बेटी बहुएं और बहनों को क्यों आप प्रताड़ित कर रहे हैं। इन सभी खबरों की बारीक पड़ताल से पहले थोड़ा सा इंतजार और सुनिए मानसी दाश से पूरे दिन का हाल। अमेरिका में फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA का कहना है कि कंप्यूटर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी के कारण विमान सेवाएं प्रभावित हुई हैं और पूरे देश में विमान सेवाओं पर इसका असर पड़ा है। ताज़ा खबरों के अनुसार FAA ने कहा है कि फिलहाल जो विमान लैंड नहीं कर पाए हैं वो सुरक्षित लैंड कर सकते हैं। इससे पहले FAA ने कहा था कि गड़बड़ी नोटिस टू एयर मिशन सिस्टम में है, जो पायलट को उसके रूट पर किसी खतरे की आशंका पर अलर्ट भेजता है। इस संबंध में व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरिन जीन पियरे ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस बारे में जानकारी दी गई है। उन्होंने कहा कि इस घटना के साइबर हमले होने के अब तक कोई सबूत नहीं मिले हैं और राष्ट्रपति ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि पूर्वी यूक्रेन के नजदीक बसे शहर सोलेडार पर कब्जा करने के लिए संघर्ष अभी चल रहा है। इससे पहले रूसी सेना के लिए काम करने वाले वैगनर ग्रुप ने दावा किया था कि सोलेडार पर उनका नियंत्रण हो गया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इगोर कोनाशेन्कोव ने कहा, हमारी वायुसेना ने सोलेडार शहर के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों के साथ उसका संपर्क तोड़ दिया है। रूसी सेना दुश्मन के कब्जे वाली जगहों पर लगातार हमले कर रही है। वहीं शहर के दूसरे हिस्सों में भी युद्ध जारी है। हमारी सेना ने यूक्रेनी सेना के 1 टैंक, 3 बख्तरबंद गाड़ियां और 2 कारों को तबाह किया है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भी लोगों से अपील की है कि वो जीत की खबरों पर अभी यकीन न करें। यूक्रेनी सेना ने भी अपने बयान में कहा है कि सोलेडार में युद्ध अभी जारी है। फ्रांस के पेरिस में एक व्यस्त रेलवे स्टेशन गारे डू नॉर्ड में चाकू के हमले की एक घटना में 6 लोग घायल हो गए हैं। घटना स्थानीय समयानुसार सवेरे 6:42 पर हुई। पुलिस ने हमलावर पर गोली चलाकर पहले उसे घायल किया और फिर उस पर नियंत्रण पा लिया। पुलिस का कहना है कि हमले के उद्देश्य के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में विपक्षी दलों के हजारों समर्थकों ने ढाका समेत करीब 9 शहरों में आज सड़कों पर निकलकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे और फिर से चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे थे। मोहम्मद अल्फाज नाम के एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम ये मांग करने आए हैं कि अगले साल होने वाले चुनावों की निगरानी एक निष्पक्ष अंतरिम सरकार द्वारा कराई जाए। हम इस सरकार के राज में एक बार फिर चुनाव कराए जाने की उम्मीद नहीं करते। हम चाहते हैं कि जनता इस बात का फैसला करे कि अगला नेता कौन हो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने कहा है कि देश के आधुनिक इतिहास में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के कई मामले हुए हैं। एक स्पीच में उन्होंने इस तरह के 12 मामलों का जिक्र किया और कहा कि उन्हें इस बात का पछतावा है और वो पीड़ितों के साथ हैं। Dengan pikiran yang jernih dan hati yang tulus, saya sebagai kepala साफ मन और दिल से देश के नेता होने के तौर पे मैं ये बात स्वीकार करता हूँ कि देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन के कई वाक़ये हुए हैं। मुझे पछतावा है कि इतिहास में बड़े पैमाने पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं। पीड़ितों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं और सरकार और हम निष्पक्ष तरीके से लोगों के पुनर्वास की कोशिश कर रहे हैं।
जिन घटनाओं का जिक्र जोको विडोडो ने अपनी स्पीच में किया उनमें 60 के दशक में हजारों वामपंथियों की हत्या, 1998 में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान दर्जनों कार्यकर्ताओं को अगवा किए जाने और उनकी हत्या और पापुआ प्रांत में विद्रोह के दौरान हुई हत्याएं शामिल हैं। बीबीसी हिंदी के इस न्यूज़ पॉडकास्ट को आप bbchehindy.com के लाइव पेज और पॉडकास्ट सेक्शन के साथ साथ बीबीसी हिंदी के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान से, जहां की आर्थिक हालत और हैसियत दिन ब दिन खस्ता होती जा रही है। मानसी, रोज़ाना खबरें आती रहती हैं कि पाकिस्तान में कहीं आटे के लिए तो कहीं दूसरी खाने की ज़रूरी चीज़ों के लिए हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन अब हाल ही में एक और ख़बर आई है जो पाकिस्तान की विकास की रफ्तार को बता रही है। तो पहले तो हम इस रिपोर्ट को जानना चाहेंगे, क्या है ये? शायद वर्ल्ड बैंक ने दुनिया में आर्थिक मंदी की आशंका जताई है और इस साल पाकिस्तान की आर्थिक रफ्तार को 2% घटा दिया है। वर्ल्ड बैंक का अनुमान है कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ साल 2024 में 3.2% रहने वाली है, जबकि इससे पहले उसका अनुमान था कि ये विकास दर 4.2% होगी। ये घटा दिया है वर्ल्ड बैंक ने अनुमान। और मानसी, हाल के दिनों में जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है वो कई ओर से बहुत मार खाती रही है और मतलब एक तरीके से दुनिया की अर्थव्यवस्था तो सुस्त हुई है, क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया में रूस और यूक्रेन के बाद यूक्रेन युद्ध से असर पड़ा है, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान पर और असर पड़ा क्योंकि वहाँ पर हाल फिलहाल पिछले साल वाली बाढ़, बिल्कुल बाढ़ आई और उस बाढ़ से 1/3 जमीन जो थी पाकिस्तान की वो उस पर बहुत असर पड़ा है। फसलों पर वहाँ प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा। कई गांव जो हैं वो उजड़ गए और खेती बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई थी। और सीधा 15% जनता जो है प्रभावित हुई है वहाँ की। तो इसी को लेकर जो है वो कल जिनेवा में भी, परसों सोमवार को जिनेवा में गए थे। वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, संयुक्त राष्ट्र और पाकिस्तान दोनों की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। दुनिया के कई देशों ने पाकिस्तान को मदद देने का भरोसा दिया और ये मदद शाहिद करीब $10 अरब की है। तो ये एक बहुत बड़ी मदद बताई जा रही है, क्योंकि एक तरीके से जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है बहुत ख़राब है और उसके पास जो है वो $5 अरब से भी कम की विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे फॉरेन रिजर्व कहते हैं, वो बचा हुआ है। और लगातार पाकिस्तान में आटे के ऊंचे दामों की भी खबरें सुनते आए हैं और एक तरफ जो है उसकी अर्थव्यवस्था ख़राब है तो अर्थव्यवस्था से महंगाई बढ़ना लाजमी है और आटों के दाम, खाने पीने के दाम बहुत आसमान पर छू रहे हैं। बलूचिस्तान में जो है एक अनुमान मैं बताऊं कि किस तरीके की महंगाई है, तो वहाँ बलूचिस्तान में 20 किलो आटे का जो एक बोरी आती थैला आता है वो 250 रुपये का है। मानसी, तकरीबन 140 या 150 रुपये किलो है आटा। सरकार सस्ते में आटा दे रही है। बिल्कुल, पाकिस्तान में सस्ते में आटा दिया जा रहा है, लेकिन उन आटे की दुकानों पर जो है वो लंबी लाइनें हैं सरकारी दुकानों पर और लोग वो सस्ता आटा खरीदने के लिए एक तरीके से सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। क्वेटा में ही बात की है बीबीसी उर्दू ने, सुनते हैं उन लोगों को। 8 दिन से मेरे बच्चे भूखे पड़े हैं, मैले से मांग के बच्चों को दे देते हैं। तो बाजार वाला आटा महंगा है, नहीं ले सकते और पैसे भी नहीं है। हर कोई तड़प रहा है, राशन के लिए तड़प रहा है हर कोई। आटा 2 हफ्ते हो गए आ रहे हैं, पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं। हम घरों में काम करते हैं, 70 साल उम्र है मेरी, मजबूरी से बेटे आते हैं। औरतों को ये अच्छा तो नहीं लगता जो सड़कों पे बैठे। ये रोड बंद किया था, फिर सिपाहियों ने 2 दफा 3 दफा किया है। सिपाहियों ने उठा दिया, उठा आ जाएगा 2 दफा। अल्लाह खैर करेगा। नहीं अम्मा जी, हम लोग गए हैं डीसी बात की है, इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। तो आपने बात की? पता नहीं, अपील तो किया, उसने बोला आएगा, अब आएगा। अभी तक पता नहीं कि 2 बज गए 3 बज गए, अभी तक तो कुछ नहीं। इधर आटे के लिए और वजीर दाखिला को मंगाओ, वजीर आला को मंगाओ, डीसी को, एसी को मंगाओ, अब हम लोगों को आटा दे। 1 हफ्ते से हम लोगों के लिए आटा नहीं है। इधर ही भूख से मर रहा है, बच्चों के साथ, लेडीजों के साथ आया है। इधर ही 1 हफ्ते से हम लोगों को धोखा दे रहा है। आटा मिलों में जमा कर रहा है, हम लोगों को नहीं मिल रहा है। शायद आ जाए, इतना टाइम जाया किया है, बैठे हुए हैं धूप में, अभी भी इंतजार में बैठे हुए हैं। और दूसरी चीज होती है तो गुजारा कर लेते हैं, आटे से तो नहीं होता ना बेटे। तो मानसी, आटे के बगैर गुजारा कैसे होगा, क्योंकि वो तो सबसे ज़रूरी है। क्वेटा की ये कुछ महिलाएं और लोग थे, मर्द थे। पाकिस्तान में लोग और किस तरह की महंगाई से जूझ रहे हैं, इसी के बारे में मैंने जानने के लिए बात की है इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी संवाददाता साद सुहेल से।
इस वक्त यही है कि बेसिकली तो एक आटे का जो इस वक्त शॉर्टेज भी चल रही है, कीमतें भी मुल्क भर में, वो है सिचुएशन। बलूचिस्तान में जो लोग हैं वो लंबी लंबी लाइन में लगे हुए हैं आटे की तलाश में, और वो नई सप्लाई नहीं आ रही। रशिया से एक शिपमेंट आई है, लेकिन वो जो नीड्स हैं लोगों की वो पूरी होती हैं, वो मुश्किल ही लग रहा है। उसके अलावा आज ही गैस की कीमतों में 74% इंक्रीज की मंजूरी दी गई है। तो जनरली जो खाने की अशिया हैं वो लोगों की पहुंच से दूर हो गई हैं। मुर्गी की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, तकरीबन डबल हमारे इस्लामाबाद में हो गई हैं। तो ओवरऑल जो आपको एक सिचुएशन है ना, वो लोगों की खाने की स्पेशली जो अशिया हैं वो बहुत बहुत महंगी होती जा रही है। इन चीज़ों के दाम किस तरीके से नीचे आएंगे, लोगों को राहत कैसे मिलेगी, उस पर क्या कहती है सरकार? सरकार का तो इस वक्त ये है कि जिनीवा कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में हुई है, जहाँ पे वजीर आजम शहबाज शरीफ गए। वहाँ पे कोई 10 अरब डॉलर से ज्यादा की इमदाद का ऐलान तो किया गया है, लेकिन आज जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं इसाक डार, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जी ये प्रोजेक्ट लोन्स हैं। तो उससे पहले तक यही कंफ्यूजन थी कि क्या वो इमदाद के तौर पर मिल रहे हैं, लेकिन आज ही उसको क्लैरिफाई किया गया है कि ये लोन्स हैं। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जनरली इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, वो यही कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है कि जल्द कोई रिलीफ लोगों को मिल पाए, क्योंकि ना पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, चीन, यूएई और सऊदी अरेबिया, वो भी चाह रहे हैं कि आईएमएफ के साथ जो पाकिस्तान जिस प्रोग्राम में है वो पहले उसकी शराइत पूरी करे, क्योंकि ट्रस्ट लेवल इस वक्त पाकिस्तान की जो पेमेंट्स हैं उस पर उसकी वजह से काफी गिर चुका हुआ है। तो कोई जल्दी रिलीफ मिलता हुआ लोगों को कोई भी जो है एक्सपर्ट वो नहीं प्रेडिक्ट कर रहा। वो कह रहे हैं कि आगे मुश्किल बल्कि बढ़ेगी। मानसी, ये बीबीसी संवाददाता साद सुहेल है जो कह रहे हैं आगे हालात और भी बुरे होंगे। शायद पाकिस्तान आर्थिक मदद के लिए लगातार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से मदद मांग रहा है, और आईएमएफ ने मदद देने की बात भी की है, लेकिन कई शर्तें रखी हैं, जिनमें कहा है कि बिजली, तेल के दाम महंगा करने और सब्सिडी भी पाकिस्तान सरकार को खत्म करनी होगी। हाँ, ये कहता रहा है, लेकिन मानसी अभी तक जो है पाकिस्तान की सरकार ने ये बताया नहीं है कि आईएमएफ की कुछ खास शर्तें क्या हैं। जी शाहिद, बताया तो नहीं है, लेकिन हुआ यह है कि पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने आज कहा है कि सरकार आईएमएफ की शर्तों के हिसाब से कदम उठाएगी, साथ ही ऊर्जा क्षेत्र के कर्जों को कम करेगी और सब्सिडी पर पुनर्विचार करेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि आम लोगों पर असर पड़े बिना इस पर फैसला होगा। लेकिन सबसे बड़ी जो अहम चीज़ है मानसी, वो दबाव है कि आम लोगों पर असर पड़े बिना सब्सिडी कैसे कम की जाए और बाकी चीज़ें हैं। लेकिन उधर पाकिस्तान को थोड़ी राहत भी मिली है, क्योंकि हाल में ही मानसी सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर निवेश करने को कहा है। हालांकि अभी साफ नहीं है कि ये निवेश कब और कैसे होगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के नेशनल बैंक में जो है सऊदी अरब का जो खाता है उसमें और पैसे डाले जाएं, तो फिर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कैसे रफ्तार पकड़ेगी, ये बहुत अहम सवाल है। और आईएमएफ के कर्ज मिलने से कैसे दिक्कतें दूर होंगी, अगर मिल जाता है तो कर्ज कैसे इनकी दिक्कतें दूर कर सकता है। इन्हीं सभी सवालों के जवाब के लिए मैंने बात की है ब्रिटेन की बाथ यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा से। अगर आईएमएफ के बेल आउट पैकेज से पाकिस्तान बच सकता होता तो 75 साल में 23 पैकेज हो चुके हैं, यानी कि हर 3-4 साल पे जी एक आईएमएफ का पैकेज आ जाता है और वो उसकी शर्तें पूरा नहीं कर पाते हैं। तो वो हाली मुसीबत जो है, मौजूदा जो मुसीबत है, वो उससे निपटने के लिए आईएमएफ पैकेज की आवश्यकता जरूर होगी, मगर दिक्कत यह है कि पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की मूलभूत ढांचागत परेशानियां हैं और उनमें प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि ये बहुत ही अनइक्वल सोसाइटी है। मसलन 22 फैमिलीज इस देश को चलाती हैं, तो वो थोड़ा बहुत बढ़ करके आज की तारीख में 30-31 हो गई हैं। तो दिक्कत यह है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था केवल ये बड़े नामी गिरामी जो बिजनेस हाउसेज हैं उन्हीं के बस में है और उन्हीं के भरोसे चलती है, और उसके अलावा मिलिट्री का बहुत बड़ा योगदान है उसमें, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन है। तो मौजूदा मुसीबत इन मूलभूत ढांचागत जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, उनके ऊपर से आई है। तो वर्ल्ड बैंक अभी भी उम्मीद जता रहा है कि 2024 के लिए जो उसने एक वृद्धि दर बताई है वो अभी मान के चल रहा है कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट होगी। इसको एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखना आवश्यक है। पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 5-5.5% सालाना से ज्यादा बहुत साल नहीं रही है।
तो वो अब अगर इस साल जब एक बहुत बड़ी आपदा पाकिस्तान के ऊपर आई, तो अब ये जब इतनी गिर गई है तो उसमें 1%, 1.5% का इजाफा हो सकता है। मगर गुर्बत इतनी ज्यादा है पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तान शिक्षा पे तवज्जो नहीं देगा तो कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी उस मुल्क की बहुत ही कम है और प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से उनका करंट अकाउंट डेफिसिट। आपने अभी करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की, जो फॉरेन रिजर्व है वो भी कहा जाता है कि सिर्फ इतना है कि 1 महीने के बिल्स ही अदा किए जा सकते हैं। तो जो सऊदी अरब ने मदद करने की बात कर रहा है, उसके अलावा जो फ्लड्स के बाद 10 अरब डॉलर की मदद की बात कही जा रही है, और अगर IMF से भी बेल आउट पैकेजेस मिल जाते हैं, तो ये क्या कुल मिला के इनसे एक देश की आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की सुधर सकती है? संभवतः, मगर वो जो सारी शर्तें हैं IMF के अग्रीमेंट में जो होंगी, उनको पहले अगर नहीं लागू किया तो इस बार भी कैसे लागू किया जाएगा, इसके बाद ये सवाल उठाया जाएगा। दूसरी बात, ये जो आपने इंटरनेशनल पेमेंट्स बर्डन की बात करी, ये ध्यान रहना चाहिए कि चीन पर बहुत निर्भरता है पाकिस्तान की। करीब 30% इनका जो ऋण है वो चीन पर है। तो चीन मदद अगर करे कुछ, तो शायद इस मौजूदा हालात से बाहर निकलने संभव होगा। अर्थव्यवस्था पे किस मोर्चे पर पाकिस्तान को बहुत सुधार करने की जरूरत है? जैसे आपने शिक्षा के लेवल पे कहा, उसके अलावा आप क्या देख पाते हैं? उसके अलावा इनको अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर ज्यादा तवज्जो देनी होगी। निर्यात केवल $30 बिलियन सालाना होता है और आयात यानी कि इंपोर्ट $80 बिलियन होता है। तो ये जो 80 और 30 के बीच में अंतर है $50 बिलियन का, उसका लगभग $30 बिलियन की भरपाई तो रेमिटेंसेस से हो जाती है, जो पाकिस्तानी विदेशों में रह रहे हैं वो वापस भेजते हैं। मगर बकाया तो इनको बोरो करना पड़ता है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो, ADB हो, चाहे सऊदी हो, चाहे चीन हो। ये स्थिति कब तक चलती रहेगी? इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैन्युफैक्चरिंग पे ये तवज्जो देंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएंगे, तो ये भी संभव है कि अपने देश का इंपोर्ट कम कर सकें और निर्यात भी बढ़ा सकें। तो ये थे प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा मानसी, जो कह रहे थे कि पाकिस्तान को अपनी ढांचागत कुछ तब्दीलियां करनी होंगी अर्थव्यवस्था में। आगे जानते हैं कि पॉडकास्ट के अगले पड़ाव में क्या होगा। Goes to Natu गोल्डन ग्लोब अवार्ड में किस भारतीय फिल्म का बजा है डंका, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा बक्सर में हुई हिंसा के बारे में भी जानेंगे। लेकिन इन सबसे पहले मानसी रुख कर लेते हैं सोशल मीडिया का। यूट्यूब और फेसबुक पर लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। पंडित अजीत धर द्विवेदी, मदन लाल लंबोरिया, जयवीर सिंह परिवर्तनवादी, पंडित अजीत धर द्विवेदी, शैलेंद्र सुमन, गंगा सिंह रावत, रामजी प्रसाद लगातार कमेंट्स करते हैं, हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं। शैलेंद्र सुमन कहते हैं कि IMF को पाकिस्तान की आम जनता को मदद करनी चाहिए। वहीं गंगा सिंह रावत बड़ी एक दिलचस्प टिप्पणी कर रहे हैं कि एक पड़ोसी होने के नाते भारत को पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए। जी, शाहिद यूट्यूब पर भी कई लोग हमें सुन रहे हैं। योगेंद्र यादव लिखते हैं कि कोल्ड वेव आ रही है, खुद को लोग सुरक्षित रखें। एक तरह से वो लोगों को आगाह कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छी बात विजय दत्त सर्दी से बिल्कुल बचना चाहिए। पाकिस्तान मामले पर विजय दत्त ने टिप्पणी की है, लिखा है पाकिस्तान संकट में घिरा हुआ है, भारत बड़ा भाई था, है और हमेशा रहेगा और भारत को भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। बंधु बलिया से लिखते हैं कि मेरा कमेंट भी लिया जाए कभी, तो आई होप उनकी शिकायत आज हल हो गई होगी। बिल्कुल। संदीप भुनवाल ने लिखा है पहले श्रीलंका और अब पाकिस्तान की हालत खराब है, वो भारत के पड़ोसी मुल्क जो हैं उनकी बात कर रहे हैं। मानसी, हमने देखा, चिंता की बात है। मानसी, हमने अक्सर देखा है कि कमेंट्स में कुछ लोग अजीब तरीके की टिप्पणियां कर देते हैं, कुछ आपत्तिजनक भी करते हैं। हम लोग कभी कमेंट्स लेते लेते रुक भी जाते हैं कि इन्होंने आगे क्या ही लिखा हुआ है। यहाँ पर सुभाष चंद्र कुशवाहा है, उन्होंने बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि कमेंट करने वाले नफरती लोगों, किसी की विपदा पर ना तो हंसो और ना उसे ताने दो। जिन देशों में धर्माधारित सत्ताएं चलती हैं वो तरक्की नहीं कर सकते। बहुत बारीक बात कही है। कई लोग ये भी लिख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो धर्म पर ज्यादा फोकस करता है, ना कि जनता पर। इस तरह के कई कमेंट मैं यूट्यूब में देख रही हूँ। तो इसी तरीके से कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन बढ़ते हैं आगे और रुख करते हैं बिहार का, और बिहार के बक्सर का, जहां जमीन के मुआवजे को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए और जिसके बाद नाराज प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके और गाड़ियां भी जलाई गईं।
ये आखिर पूरा मामला क्या है मानसी? शायद बिहार के बक्सर में चौसा के बानरपुर गांव में 1320 मेगावाट का एक कोयला पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट लगना था और इसी के लिए करीब 6-7 किलोमीटर की रेल लाइन और पाइपलाइन की ज़रूरत थी। और इसके लिए अब जो है किसानों से ज़मीन ली जा रही है। ये जो पावर प्लांट है इसका नाम है सतलुज जल विद्युत निगम। इसमें ये जो पावर प्लांट है इसकी लागत करीब 11,000 करोड़ रुपए थी। इसका उद्घाटन 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद किया था और इसका काम शुरू हुआ 2021 में। पावर प्लांट की ज़मीन का अधिग्रहण तो पहले हो गया था और उसके बाद जो रेल लाइन अभी बननी है उस ज़मीन का अभी अधिग्रहण हो रहा था। और किसानों का ये आरोप है कि उन्हें ज़मीन के लिए दशक भर पहले का जो मुआवजे का दर था उसके अकॉर्डिंग पैसा दिया जा रहा है, जबकि उन्हें मौजूदा दर के हिसाब से पैसा दिया जाना चाहिए। और इसीलिए किसान वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन अभी से नहीं हो रहा, करीब 90 दिनों से प्रदर्शन जारी है वहाँ पर। 90 दिनों से प्रदर्शन जारी है, लेकिन ये हिंसा तो मंगलवार को हो गई। जी, कल हुआ ये कि कल कुछ पहले घटना हुई जिसके बाद मंगलवार रात को पुलिस ने किसानों के घर में घुसकर उनके परिवार के लोगों को मारा पीटा उस वक्त जब वो सो रहे थे। और ये कहना है किसानों का। और इस संबंध में कई सोशल मीडिया पोस्ट भी आपको दिख सकते हैं आज, जो दावा ये किया जा रहा है कि वो पोस्ट इन घटना से जुड़े हुए हैं। हर जगह टीवी पे भी चल रहे हैं वो सारे विजुअल्स। जी, बीबीसी संवाददाता चंदन कुमार जजवाड़े जो पटना में हैं वो आज चौसा पहुंचे और उन्होंने किसान नरेंद्र तिवारी से बात की, जिनका कहना है कि मंगलवार रात को पुलिस उन्हीं के घर उन्हें पकड़ने आई थी, लेकिन वो घर पे नहीं थे। तब उनके परिवार वालों के साथ पुलिस ने बुरा बर्ताव किया। हम लोग 90 दिन से किसान आंदोलन चला रहे थे, धरना। अपने भूमि अधिग्रहण मुआवजा जो राशि है वो 2013 के रेट से देना चाह रहे थे जबरदस्ती, और हम लोग लेना नहीं चाह रहे थे। हम लोगों का मांग था कि आज का जो बाजार मूल्य है उसका निर्धारण करके और जो है उसका मुआवजा राशि दिया जाए। नहीं, ये बताइए कि इसमें कितने किसानों की जमीन गई है? जो पाइपलाइन और रेल लाइन में कम से कम 225 एकड़ जमीन जा रही है। कम से कम 150 से कम परिवार नहीं है। हाँ, किसी का मान लीजिए 5-20 मिल जा रहा है, किसी का 1 एकड़ जा रहा है। तो ये बताइए कि कल शाम को क्या हुआ था? हंगामा शुरू कैसे हुआ? हंगामा शुरू हुआ कि जैसे हमारे 2-3 साथी काम रोक रहे थे और उनको जबरदस्ती जो है बिना मतलब सूचना दिए, बिना नोटिस दिए उनके जमीन में जबरदस्ती काम लगा दिया। वो लोग विरोध किए, प्रशासन जो है उनको जबरदस्ती अरेस्ट कर दिया। नहीं, कल तो कई गाड़ियों में कल तोड़ फोड़ कुछ नहीं हुआ, शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से हम लोग बैठे हुए थे। परसों दिन ये लोग जबरदस्ती काम किए, 3 लोग साथियों को हमारे बैठा लिए जबरदस्ती। तो हम लोग कल गांधीवादी गेट पे जाम करके बैठ गए, प्लांट के गेट पे। हम आतंकवादी नहीं है, नक्सली नहीं है। अगर मुझे अरेस्ट करना है तो सुबह में आइए ना, अरेस्ट कर लीजिए। धरना पे जा रहे हैं वहीं अरेस्ट कर लीजिए, लेकिन हमारी बेटी बहुएं और बहनों को क्यों आप प्रताड़ित कर रहे हैं? तो ये तो किसानों का कहना है और पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं। पुलिस भी कुछ कह रही है मानसी। जी, बक्सर पुलिस के मुताबिक मंगलवार शाम को करीब 600 गांव वालों ने राज्य सरकार का जो पावर प्लांट है उसका घेराव किया और वहां प्लांट की तो गाड़ियां थी ही, प्रशासन की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। चंदन कुमार जजवाड़े ने बक्सर के पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार से बात की। उन्होंने क्या बताया, सुनिए। बक्सर में यहाँ पे पावर प्लांट बन रहा है। पावर प्लांट में जो लोकल फार्मर से जिनकी जमीन गई है वो इनहांस रेट मांग रहे थे। इनका जो 13 का रेट के हिसाब से इनको मिल जाता कंपेंसेशन, तो ये लोग बढ़ा के रेट मांग रहे थे। तो शुरू में कुछ नेगोशिएशन हुआ, फिर नेगोशिएशन बंद हो गया। जैसे यहाँ से जो भी है प्रपोजल भेज दिया गया था ऊपर, फिर उसके बाद किसान जो आज बहुत एग्रेसिव हो गए सडनली, और उन्होंने आके टॉर्चिंग बहुत सारी गाड़ियां लगा दी। यहाँ पे प्रशासन की 2 गाड़ियां जली और प्लांट का भी गाड़ी जल गया है। और इसमें कितने किसानों की जमीन गई है? अभी कंपेंसेशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें लगभग बता रहे हैं लोग कि 1000 किसान के लगभग हैं। कल के पहले तक थोड़ा सा ये लोग पीसफुल ही थे, कल से एग्रेशन शुरू हो गया। कल भी 500-600 लोग लाठी डंडा लेके असेंबल हुए थे गेट पे, तो सबका काम बंद कर दिया था। उसके बाद आज जो है ये लोग वायलेंट हो गए। पुलिस की तरफ से भी बल प्रयोग हुआ है आज पुलिस की तरफ से बल प्रयोग सेल्फ डिफेंस में कुछ किया गया, वो जो तोड़फोड़ कर उसको रोकने के लिए। क्या पुलिस वालों को भी चोट आई है? पहले जो पुलिस वाले इंजर्ड है, पुलिस वाले हैं आज भी इंजर्ड है। अभी 3-4 तो दिखे हैं इंजर्ड, और कुछ पुलिस वाले को भी चोट आई है और कुछ ग्रामीणों को भी चोट आई है। ग्रामीणों को चोट तो नहीं आई, ग्रामीणों के साथ तो कोई ऐसा कुछ हुआ नहीं है। इसके द्वारा कोई लाठीचार्ज वगैरह नहीं किया गया है। आज 1000 के लगभग 1000 के लोग लग सकते हैं। अभी सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में है। तो दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। जी, ये बक्सर के पुलिस अधीक्षक थे मनीष कुमार। और इस मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने क्या कहा वो भी सुन लेते हैं। तो इसमें दिखवाते हैं कि क्या है मामला, वो दिखवाना पड़ेगा टेक्निकली क्या है। एक्चुअली मुआवजा का मामला है तो उसको हम लोग दिखवाएंगे कि क्या है एक्चुअल पोजीशन क्या है।
तो ये थे तेजस्वी यादव, केंद्रीय मंत्री हैं और बक्सर के सांसद हैं अश्विनी चौबे, बीजेपी के नेता हैं। उन्होंने बक्सर में पुलिस की कार्रवाई की निंदा की है मानसी, और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि बक्सर में किसानों के घर में घुसकर पुलिस ने जो गुंडागर्दी की है वो घोर निंदनीय है। उन्होंने ये भी कहा कि किसान अपराधी थे, वारंटी थे, जो रात में उनके घर में घुसकर मारपीट की गई, महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। उन्होंने एक तरीके से महागठबंधन सरकार को जो है वो उसको निशाने पे लिया है, उसे किसान विरोधी भी बताया। जी बिल्कुल। तो अब रुख करते हैं अगले पड़ाव का और जानते हैं कि खेल की दुनिया में क्या कुछ हुआ। मानसी, कल पहला वनडे मैच खेला गया भारत और श्रीलंका के बीच में। शायद आपने देखा था या नहीं देखा था? अच्छा, नहीं देखा था। और उसमें भारत ने बहुत शानदार जीत दर्ज की। विराट कोहली ने बहुत शतकीय पारी खेली, 374 रनों का विशाल लक्ष्य था, लेकिन श्रीलंका जो है वो 306 रनों पर ही 8 विकेट के नुकसान पर 306 रन ही बना पाई और भारत ने ये मैच 67 रनों से जीत लिया। और भारत के 4 टेस्ट मैच खेलेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत में ही, और ऑस्ट्रेलिया के टीम का ऐलान हो गया है और उसमें 22 साल के युवा स्पिनर टॉड मर्फी को जगह दी गई है। और नागपुर में पहला टेस्ट खेला जाएगा। मिचेल स्टार्क जो हैं उनको पहले टेस्ट से बाहर रखा गया है, और इसके अलावा कैमरून ग्रीन जो है वो भी बाहर हो गए हैं। तो एक तरीके से भारत के लिए थोड़ा सा राहत मिलती दिख रही है। ये तो स्पोर्ट्स का अपडेट हुआ, लेकिन आज एक बड़ी खबर आई सुबह सुबह। जी, आज एक बहुत बड़ी खबर है जो भारतीय मीडिया में सुबह से अब तक छाई हुई है। बताती हूँ कि पहली बार किसी भारतीय फिल्म के संगीत को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला है। जानी मानी इंटरनेशनल सिंगर रिहाना और टेलर स्विफ्ट के गीत को पछाड़ते हुए तेलुगु फिल्म के गीत नाटू नाटू ने बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता है गोल्डन ग्लोब में। Goes to Natu Natu तो ये गाना है फिल्म RRR का मानसी, और इसको गोल्डन ग्लोब मिला है। ये नाटू नाटू तो तेलुगु का है, अगर आपने हिंदी सुना हो तो वो नाचू नाचो है। जी बिल्कुल। आपको पता है ये गीत लिखा है चंद्र बोस ने और इसे संगीत दिया है M.M. कीरावानी ने, जो अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर पहुंचे थे। और ये गीत है S.S. राजामौली की निर्देशित फिल्म, आपने बताया RRR यानी राइज रोर एंड रिवोल्ट, राइट। ये फिल्म जो है ब्रितानी राज के दौरान हुए विद्रोह की एक कहानी है और पर्दे पर इसे उतारा है दक्षिण भारतीय फिल्म के कलाकार जूनियर NTR और रामचरण ने। अवार्ड जीतने के बाद चंद्र बोस ने BBC तेलुगु सेवा से बात की। शाहिद, उन्होंने क्या कहा वो सुनते हैं। I wrote this song in one day only because of that is my life. So it is not tough to reflect my life in words. It's very easy. But after finishing the 90% song, the 10% additions it took very long. मैंने ये गाना एक ही दिन में लिखा था क्योंकि ये मेरी जिंदगी पर ही आधारित है। मेरे लिए अपने जीवन को शब्दों में पिरोना मुश्किल नहीं था। मैंने 90% गीत तो लिख दिया, लेकिन बाकी 10% जोड़ने में मुझे 1 साल 7 महीनों का वक्त लगा, करीब 17-18 महीने लगे। ये कहना है चंद्र बोस का, जिन्होंने ये गाना लिखा। मतलब शुरुआत में वो कह रहे हैं कि मुझको सिर्फ 10 मिनट लगे थे और फिर बाकी का गीत लिखने के लिए इतना लंबा समय लगा। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड एक तरीके से ऑस्कर, गोल्डन ग्लोब, ये बहुत सम्मान की बात, बहुत बड़े और बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार हैं, और इसके लिए एक तरीके से ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। शायद आपको इस गाने से जुड़ा एक और बड़ा दिलचस्प बात बताती हूँ। आपको पता है ये गाने को कहाँ फिल्माया गया है? इसको फिल्माया गया है 2021 में, और इसको यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के आधिकारिक आवास मारियान्स्की पैलेस के सामने फिल्माया गया है। ये बहुत मतलब आपने इतना गजब का तथ्य बताया है, क्योंकि ये बहुत हैरत वाली बात है। और मुझे लगता है जब शूटिंग हुई होगी तब तक तो कोई युद्ध शुरू नहीं हुआ, क्योंकि फिल्म ही पिछले साल की शुरुआत में ही आ चुकी थी और बहुत चर्चित रही। और राजामौली जैसे डायरेक्टर ने फिल्म बनाई थी जिनकी फिल्म बाहुबली रही है, तो लोग गए भी देखने। जब ये शूटिंग की लोकेशन फाइनल हुई थी उसके बाद राजामौली ने कहा था कि नसीब से हमें यहाँ शूटिंग की इजाजत मिली, क्योंकि यूक्रेनी राष्ट्रपति खुद एक टेलीविजन कलाकार हैं। बिल्कुल, खुद एक टेलीविजन कलाकार, कॉमिक एक्टर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो RRR की टीम को बधाई दी और कहा है कि एक सम्मानित अवार्ड है जिसने हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। लगातार सब कमेंट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, पूरा बॉलीवुड, पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत तारीफ कर रही है। और मानसी, अब अगला लक्ष्य कहा जा रहा है कि ऑस्कर अवार्ड में भी नामित हुई है फिल्म, वहां पर उम्मीद की जा रही है कि उम्मीद बहुत है इस फिल्म से अभी, तो जैसा आपने कहा शाहिद। तो ये बहुत उम्मीद है, अब देखते हैं इसका क्या होता है। बहरहाल आज के इस दिन भर पूरा दिन पूरी खबर के पॉडकास्ट में आज इतना ही। इस पॉडकास्ट के दौरान स्टूडियो की जिम्मेदारी थी रविशंकर कुमार के पास। मुझे यानी मोहम्मद शाहिद और मानसी दाश को दें इजाजत। नमस्कार।